अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। एज़ यू नो कि हम लास्ट लेक्चर से ADO.NET को डिस्कस कर रहे हैं, तो आज ADO.NET को ही कंटिन्यू करते हुए हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे, जो कि है डाटा सेट। डाटा सेट में हम ये देखेंगे कि डाटा सेट क्या होता है, डाटा रीडर को किस तरह से इस्तेमाल किया जाता है, और कनेक्टेड और डिसकनेक्टेड मोड्स ऑफ डाटा एक्सेस क्या होते हैं। तो आइए लेक्चर की तरफ चलते हैं। हम पहले अपने लेक्चर को रिकैप करते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने SQL सर्वर के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश किया था बाय यूजिंग ADO.NET। तो ज़रा दोबारा से उसको रिव्यू कर लेते हैं कि हमने किस तरह से कनेक्शन को एस्टेब्लिश किया था। यहाँ पर हमारे पास ADO.NET का स्ट्रक्चर मौजूद है। हमने कहा था डाटा प्रोवाइडर को इस्तेमाल करते हुए हम कनेक्शन इस्टेब्लिश कर सकते हैं, और हमने देखा था कि SQL सर्वर के लिए हमारे पास जो डाटा प्रोवाइडर था वो SQL क्लाइंट था, और डाटा प्रोवाइडर के पास ये 4 क्लासेस अवेलेबल होती हैं जिनके ज़रिए से डाटा कम्युनिकेशन करवाई जाती है। सबसे पहले हमें कनेक्शन इस्टेब्लिश करना होता है। हमें सबसे पहले डाटा प्रोवाइडर क्लास इंपोर्ट करनी है। हम यहाँ पर नेम स्पेस इंपोर्ट करेंगे system.data.sql client, क्योंकि आपको याद होगा कि SQL सर्वर के लिए हमारे पास जो प्रोवाइडर मौजूद था वो SQL क्लाइंट था। नेम स्पेस को इंपोर्ट करने के बाद हम अपनी क्लास में आते हैं और कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इस्टेब्लिश करते हैं। हमारे पास SQL कनेक्शन क्लास और इसका हमने यहाँ पर ऑब्जेक्ट बना लिया। अब हम इस कनेक्शन को इनिशियलाइज करेंगे। हम इसको कंस्ट्रक्टर में इनिशियलाइज करते हैं ताकि जैसे ही हमारी क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट हो तो साथ ही हमारा कनेक्शन भी इस्टेब्लिश हो जाए। तो यहां पर हम इसको इनिशियलाइज करवा देते हैं। कनेक्शन इज इक्वल टू न्यू SQL कनेक्शन, और आपको याद होगा कि इसके कंस्ट्रक्टर में हमें कनेक्शन स्ट्रिंग पास करनी होती है। कनेक्शन स्ट्रिंग बिल्ड करने के लिए हमने सर्वर एक्सप्लोरर को देखा था और यहाँ पर डाटा कनेक्शंस में जाकर न्यू डाटा कनेक्शन ऐड किया था। डाटा कनेक्शन में यहाँ पर हमसे सर्वर नेम पूछा जाता है, जो कि हम SQL सर्वर से प्रोवाइड करते हैं। यहाँ से हम डाटाबेस इंजन से अपना सर्वर नेम गेट कर सकते हैं। मैंने इस सर्वर नेम को कॉपी किया और कॉपी करके मैं यहाँ पर इसको सर्वर नेम प्रोवाइड कर देता हूँ। जैसे ही हम सर्वर नेम यहाँ पर टाइप करते हैं तो यहाँ पर तमाम डेटाबेसेस की लिस्ट आ जाती है जो कि इस वक्त SQL सर्वर में कनेक्टेड हैं। हम अपने स्पेसिफिक डेटाबेस को सिलेक्ट करते हैं और एडवांस की ऑप्शन में जाते हैं। यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन स्ट्रिंग ऑलरेडी जनरेटेड है। हम यहाँ पर इस कनेक्शन स्ट्रिंग को कॉपी करेंगे और अब हमें इन ऑप्शंस की ज़रूरत नहीं है, तो हम कनेक्शन स्ट्रिंग को जस्ट यहाँ पर पेस्ट कर देंगे। इस तरह से हमारा कनेक्शन इनिशियलाइज हो जाएगा। यहाँ पर डाटा सोर्स प्रोवाइड कर दिया गया, उसको डाटाबेस प्रोवाइड कर दी गई और सिक्योरिटी पैरामीटर्स प्रोवाइड कर दिए गए हैं, जो कि कनेक्शन स्ट्रिंग में हमें ऑटोमेटिकली जनरेटेड मिल गए। इन स्टेप्स को यूज करते हुए हमारा कनेक्शन एस्टेब्लिश हो गया है। अब हमने क्या करना है कि SQL क्यूरी के जरिए से डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन करनी है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। उससे पहले हम डाटाबेस को ज़रा देख लेते हैं कि डाटाबेस में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। हमारे पास ये डाटाबेस है, इसके अंदर टेबल्स में अगर हम जाएं तो यहाँ पर हमें डिफरेंट टेबल्स मिलते हैं। हम किसी भी टेबल को, किसी एक टेबल को गेट कर लेते हैं और उस पर फर्दर फिर हम प्रोसेसिंग करवा देते हैं, या हम एक नया टेबल क्रिएट कर लेते हैं और उस टेबल के साथ हम कम्युनिकेशन करवा लेते हैं। यहाँ पर मैंने टेबल की कुछ फील्ड्स ऐड करूँगा। आइटम कोड, इसको मैंने इंटीजर सेट कर दिया। आइटम नेम वारचार, और फिर प्राइस, ये भी मैंने इंटीजर में सेट कर दी। आइटम कोड को मैंने प्राइमरी की सेट कर दिया और इस टेबल को हम सेव करवा देते हैं। आई होप कि डेटाबेस के साथ
डेटाबेस क्रिएशन और टेबल क्रिएशन वगैरह का आइडिया आप लोगों को है। सो इसको मैं जल्दी जल्दी से जनरेट करवाता हूँ ताकि हमारा टाइम यहाँ पर वेस्ट ना हो, हम अपने लेक्चर पर फोकस करें। मैंने टेबल का नाम भी आइटम्स रख दिया, तो ये मेरे पास एक टेबल क्रिएट हो गया। इस टेबल में हम डाटा इंसर्ट करवाने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मौजूद है जी हमारे पास ये टेबल आइटम्स। हम इसको ओपन कर लेते हैं ताकि कम्युनिकेशन का पता चलता रहे। ये टेबल हमारे पास मौजूद है जो कि फिल वक्त एम्प्टी है। तो इस टेबल के साथ हम कम्युनिकेशन करवाने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर एक बटन लेते हैं और इसका टेक्स्ट चेंज करते हैं। इसकी टेक्स्ट प्रॉपर्टी हम कहते हैं जी इंसर्ट। हम इसको इंसर्ट के लिए यूज़ करेंगे। आपको याद होगा कि हमने क्लिक इवेंट किस तरह से रजिस्टर किया था, तो हम इस बटन का क्लिक इवेंट रजिस्टर करते हैं। इवेंट्स में जाके हम क्लिक इवेंट पे डबल क्लिक करते हैं तो ये हमें बटन के क्लिक इवेंट पर ले जाता है। यहाँ पर अब हम कोड करेंगे। आपको याद होगा कि कनेक्शन हम इस्टेब्लिश करवा चुके हैं। सबसे पहले हमें कोई भी काम करने के लिए कनेक्शन को ओपन करवाना पड़ेगा। सो कनेक्शन क्योंकि हमारे पास अवेलेबल है और इस्टेब्लिश्ड है, इनिशियलाइज्ड है, तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। एसक्यूएल कनेक्शन क्लास के पास ओपन का मेथड बाय डिफॉल्ट मौजूद होता है जो कि कनेक्शन को इस्टेब्लिश करवा देता है। सबसे पहले इसको टेस्ट कर लेंगे कि हमारा कनेक्शन ओपन हो चुका है या नहीं हुआ। तो हम यहाँ पर कनेक्शन ओपन करके यहाँ पर एक मैसेज बॉक्स लेते हैं और टेस्ट कर लेते हैं। हम इसको स्टार्ट करते हैं और देखते हैं कि कनेक्शन इस्टेब्लिश हो चुका है या नहीं हुआ। तो मैंने इंसर्ट के बटन को क्लिक किया तो यहाँ पर ओके का मैसेज आ गया। इसका मतलब है हमारा कनेक्शन बिल्कुल ठीक काम कर रहा है। अब हम डाटा इंसर्शन की तरफ जाएंगे। कनेक्शन के बाद अगर हम अपने ADO.NET के आर्किटेक्चर को देखें तो कनेक्शन के बाद हमें कमांड क्लास को यूज़ करना है जो कि डेटाबेस से क्वेरी करने के लिए इस्तेमाल होती है। सो हम कमांड क्लास को यूज़ करेंगे। तो हमारे पास SQL कमांड क्लास मौजूद है। हम इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट करते हैं SQL कमांड। हमने ये इस क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया और यहाँ पर हम इसको क्वेरी पास करेंगे। यहाँ पर SQL कमांड का जो कंस्ट्रक्टर है ये ओवरलोडेड कंस्ट्रक्टर है और ये हमारे पास दो पैरामीटर लेगा। एक तो क्यूरी स्ट्रिंग या कमांड स्ट्रिंग और दूसरा कनेक्शन का ऑब्जेक्ट इसको पास करना पड़ेगा। सो यहाँ पर हम क्यूरी लिखते हैं। क्यूरी जैसा आपको पता है कि इंसर्ट के लिए इंसर्ट इनटू की क्यूरी इस्तेमाल की जाती है। इंसर्ट इनटू और उसके बाद टेबल का नेम। टेबल का नेम क्योंकि हमने आइटम्स रखा था तो हम आइटम्स यहाँ पर लिख देंगे। ये हमारा टेबल नेम हो गया। उसके बाद हम फील्ड्स के नेम देते हैं जिन फील्ड्स में हम डाटा इंसर्ट करवाना चाहते हैं। तो वो हमारे पास आइटम कोड, आइटम नेम और प्राइस हैं। तो हम यहाँ पर आइटम कोड कॉमा आइटम नेम और प्राइस ऐड कर देते हैं। याद रखिएगा ये नेम्स बिल्कुल एग्जैक्टली वही होंगे जिस तरह से आप डाटाबेस में लिख चुके हैं। उसके बाद वैल्यूज़ का कीवर्ड हम यूज़ करते होते हैं और उसके बाद इन पैरामीटर्स के अगेंस्ट, इन फील्ड्स के अगेंस्ट हम वैल्यूज़ देते हैं। हम कहते हैं आइटम कोड 1। उसके बाद हमारे पास आइटम नेम है तो इसको हम आइटम नेम लिख देते हैं लेट्स से, और उसके बाद इसकी प्राइस हमने ये सेट कर दी। तो इस तरह से हमने एक SQL कमांड लिख दी है जो कि डेटाबेस को हिट करेगी और डेटाबेस में एक रिकॉर्ड इंसर्ट करवाएगी। अब हमारे पास जो SQL कमांड क्लास है ये हमसे दो पैरामीटर पूछ रही है। एक तो कहती है कि कौन सी कमांड एग्जीक्यूट करवानी है, कौन सी क्वेरी एग्जीक्यूट करवानी है, और दूसरे नंबर पे ये पूछ रहा है कि किस कनेक्शन के थ्रू। क्योंकि कनेक्शन का ऑब्जेक्ट हमारे पास ऑलरेडी इस्टेब्लिश्ड है तो हम इसको यहाँ पर ये वाला कनेक्शन पास कर देंगे। यहाँ पर कोई एरर है आई थिंक जी। यहाँ पर हमें SQL कमांड क्लास लेनी थी जबकि हमने SQL कनेक्शन क्लास का ऑब्जेक्ट क्रिएट किया हुआ है जी। तो हमने क्या किया, यहाँ पर क्यूरी पास कर दी, SQL कमांड पास कर दी और यहाँ पर कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे दिया
कि इस कनेक्शन के ज़रिए से आप इस क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा दो। कमांड लिखने के बाद हमें उस कमांड को एग्जीक्यूट करवाना होता है, तो मैं यहाँ पर कमांड ऑब्जेक्ट का एक फंक्शन कॉल करता हूँ, एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी। ऐसी क्यूरीज जिनका कोई रिजल्ट हमें रिक्वायर्ड नहीं होता, उनको हम एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी के फंक्शन के थ्रू एग्जीक्यूट करवाते हैं। तो अब ये क्यूरी हमारी एग्जीक्यूट होने के लिए रेडी है। हम इसको ट्राई करते हैं कि ये एग्जीक्यूट हो गई है या नहीं। स्टिल यहाँ पर कुछ एरर्स आ रहे हैं, हम एरर देख लेते हैं कहाँ पर है। तो यहाँ पर हमारे पास एक एरर शो हो रहा है। जी, यहाँ पर क्लोजिंग मिसिंग थी। सो दोबारा इसको एग्जीक्यूट करते हैं और इंसर्ट के बटन पर हम क्लिक करते हैं और देखते हैं कि डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हुआ है या नहीं हुआ। ये देखें जी, डेटाबेस में डाटा इंसर्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि डेटाबेस के साथ हमारी कम्युनिकेशन ठीक है, हम प्रॉपर तरीके से डेटाबेस के साथ काम कर रहे हैं। एक छोटी सी प्रैक्टिस हम यहाँ पर और कर लेते हैं। हमने अभी देखा कि बाय डिफ़ॉल्ट हमने कुछ वैल्यूज़ दे दी और वही वैल्यूज़ हमारे डेटाबेस में इंसर्ट हो गई। हम चाहते हैं कि एक छोटा सा फॉर्म बन जाए और उस फॉर्म से वैल्यूज़ हमारी डेटाबेस में इंसर्ट होना शुरू हो जाए। तो मैं यहाँ पर टेक्स्ट बॉक्स लगाता हूँ ताकि उस टेक्स्ट बॉक्स से हम डाटा लेकर डेटाबेस को पास करें। यहाँ पर 1, 2 और 3 टेक्स्ट बॉक्सेस मैंने लगा लिए और अब इनके थ्रू डाटा इंसर्ट करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर मैं एक लेबल इंसर्ट करता हूँ, 1, 2 और 3 लेबल्स। इनको हम कैप्शन दे देते हैं ताकि यूज़र देख सके कि ये किस चीज़ का टेक्स्ट बॉक्स है। आइटम कोड पहली फील्ड थी हमारी, दूसरी फील्ड हमारे पास थी आइटम नेम एंड थर्ड वन वाज द प्राइस। सो हमने इन तीनों फील्ड्स के लिए टेक्स्ट बॉक्सेस लिख लिए और अब हम ये चाहते हैं कि जब इंसर्ट के बटन पे क्लिक हो तो इन तीनों टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा हमारा सेव हो। इस टेक्स्ट बॉक्स का नेम टेक्स्ट बॉक्स 1 है, 2 है और 3 है। अब मैं इंसर्ट के क्लिक इवेंट पे दोबारा जाता हूं और जहां पर मैंने ये वैल्यूज पास की थी, यहां पर अब मुझे वेरिएबल पास करना है। तो मैं स्ट्रिंग को ब्रेक करता हूं, क्योंकि हमने यहां पर कोई वेरिएबल पास करना है या टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास करनी है, तो मुझे स्ट्रिंग को ब्रेक करना पड़ेगा 2 पार्ट्स में। तो मैंने स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में ब्रेक किया और कॉन्कैटिनेट करवा दिया। तो यहां पर मैं अब वेरिएबल पास कर सकता हूं। आप देखेंगे कि स्ट्रिंग, ये वाली स्ट्रिंग अलहदा हो गई और ये वाली स्ट्रिंग अलहदा हो गई। तो दोनों स्ट्रिंग्स को मैंने कॉन्कैटिनेशन ऑपरेटर के जरिए ये कॉन्कैटिनेट करवा लिया और यहाँ पर मैं अब टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू पास कर सकता हूँ, टेक्स्ट बॉक्स 1 डॉट टेक्स्ट। अब आप देख सकते हैं कि हमारे पास स्ट्रिंग के 3 पार्ट हो चुके हैं। एक ये वाला पार्ट, ठीक है जी, इसको हमने प्लस ऑपरेटर के साथ कॉन्कैटिनेट किया टेक्स्ट बॉक्स टेक्स्ट के साथ और फिर इसको कॉन्कैटिनेट किया इस वाली स्ट्रिंग के साथ। तो ये हमने स्ट्रिंग को ब्रेक कर लिया क्योंकि हमने वेरिएबल की वैल्यू देनी थी। तो अब जो भी टेक्स्ट बॉक्स 1 में लिखा जाएगा वो हमारे आइटम कोड में इंसर्ट हो जाएगा। इसी तरह से हम इस स्ट्रिंग को भी ब्रेक करते हैं, जहां पर हमने ये प्रॉपर वैल्यू दी हुई थी, इसको भी 2 पार्ट्स में ब्रेक कर लेते हैं और कॉन्कैटिनेट करवा लेते हैं। हमेशा जब भी स्ट्रिंग को वेरिएबल पास करेंगे हम इसी तरह से स्ट्रिंग को ब्रेक किया करेंगे और वेरिएबल की वैल्यू को पास किया करेंगे। तो यहाँ पर हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स 2 था डॉट टेक्स्ट, हम उसका उठा लेते हैं और इसी तरह से यहाँ पर भी स्ट्रिंग को 2 पार्ट्स में ब्रेक करते हैं और कॉन्कैटिनेट करवाते हैं और फिर यहाँ पर हमारे थर्ड टेक्स्ट बॉक्स की वैल्यू यहाँ पर पास कर देते हैं। तो अब ये हमारी छोटी सी एप्लीकेशन बन गई जो कि टेक्स्ट बॉक्सेस से डाटा उठाएगी और डाटा इंसर्ट करेगी। मैं यहाँ पर मैसेज बॉक्स शो करवा देता हूँ ताकि हमें पता चल जाए कि डाटा इंसर्ट हो चुका है या नहीं। डाटा इंसर्टेड, ठीक है जी। अब हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डाटा प्रॉपरली इंसर्ट हो रहा है या नहीं हो रहा। यहाँ पर मैं आइटम कोड देता हूँ, आइटम नेम देता हूँ और उसकी प्राइस हम लिख देते हैं और इंसर्ट पे क्लिक करते हैं। तो डाटा इंसर्टेड, कोई एरर हमारे पास नहीं आया। हम वेरीफाई भी कर लेते हैं डेटाबेस से कि हमारा डाटा इंसर्ट हो गया है या नहीं। तो यहाँ पर हमारा एक रिकॉर्ड इंसर्ट हो चुका। दोबारा से कोड को देख लें। हमने क्या किया, सबसे पहले कनेक्शन को ओपन करवाया और उसके बाद
एसक्यूएल कमांड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया और उसके कंस्ट्रक्टर को इनिशियलाइज किया एसक्यूएल कमांड से, क्यूरी से, और हमने इसको क्यूरी प्रोवाइड करने के बाद दूसरा पैरामीटर कनेक्शन प्रोवाइड किया जिसके ज़रिए से हमारा कनेक्शन इस्टेब्लिश होगा। सो हमने कमांड को एग्जीक्यूट करवा दिया नॉन क्यूरी से, क्योंकि हम इस क्यूरी का कोई रिजल्ट नहीं लेना चाह रहे, तो यहाँ पर हमारे पास डाटा इंसर्टेड का मैसेज आ गया। ट्राई और कैच, आपको दो यहाँ पर चीज़ें नज़र आ रही होंगी। ये एक्सेप्शन हैंडलिंग है, हम इसको इंशाल्लाह फर्दर लेक्चर्स में देखेंगे कि एक्सेप्शन हैंडलिंग हम किस तरह से कर सकते हैं। सो ये हमने डाटाबेस में इंसर्ट करवा दिया। अब हम देखते हैं कि डाटाबेस से डाटा वापस फेच कैसे किया जा सकता है। मैं इस इंसर्ट के बटन को भी यहीं पर रहने देता हूं और एक और बटन यहां पर लेता हूं जिसमें मैं कहता हूं कि डाटा सिलेक्ट करना है या शो करना है। ठीक है जी, डाटाबेस में मौजूद डाटा को हम अपनी C# एप्लीकेशन में किस तरह से शो करेंगे। यहाँ पर एक चीज़ हमने मिस कर दी, जब हम कनेक्शन को ओपन करते हैं तो हमें कनेक्शन को क्लोज भी करवाना पड़ता है। कनेक्शन क्लास का एक फंक्शन है क्लोज, जो कि हमारे ओपन कनेक्शन को क्लोज करवा देता है। तो इस तरह से हमारा ये कनेक्शन कंप्लीट हो जाता है। हमने कनेक्शन स्टैब्लिश किया और उसके बाद डाटाबेस से कम्युनिकेशन की और कनेक्शन को क्लोज करवा दिया। ठीक है जी, यहाँ पर हमारे पास शो का बटन है, मैं इसके क्लिक इवेंट में आ गया और अब हम क्या करते हैं, वही वाला काम कि हम डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करेंगे और उससे डाटा फेच करेंगे और उसको कोई क्यूरी भेजेंगे। जब भी डाटाबेस के साथ कम्युनिकेट करना है तो हमने इस कनेक्शन को ओपन करवा लेना है। हमने कनेक्शन को ओपन करवाया और उसके बाद क्यूरी करने के लिए हम क्या करेंगे, एसक्यूएल कमांड यूज़ करेंगे। एसक्यूएल कमांड जैसा कि आपको पता है कि दो पैरामीटर लेती है, पहले पैरामीटर में क्यूरी और दूसरे पैरामीटर में कनेक्शन का ऑब्जेक्ट। तो कनेक्शन क्योंकि हमारा पहले से एस्टेब्लिश्ड है तो हमने इसको कनेक्शन का ऑब्जेक्ट दे दिया और अब हम यहाँ पर क्यूरी लिखेंगे। हम लिखते हैं जी सिलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम टेबल का नेम। हमने लिखा कि इस टेबल में से तमाम आइटम्स को सिलेक्ट कर दो। सो ये क्यूरी क्योंकि कोई ना कोई रिजल्ट देती है, इसके पास कोई रिकॉर्ड होता है, तो आपको याद होगा कि डाटा प्रोवाइडर के आर्किटेक्चर में एक और क्लास हमारे पास मौजूद थी, डाटा रीडर। अगर आपको याद हो तो डाटा रीडर का काम ये था कि एसक्यूएल कमांड क्लास के रिजल्ट से डाटा लेना और फिर फ्रंट एंड एप्लीकेशन को प्रोवाइड करना। तो इसका मतलब है कि हमारे पास डाटा अब इस एसक्यूएल कमांड में आ चुका है, तो इससे हमने डाटा किसी तरह से लेना है और वो डाटा कौन लेगा, डाटा रीडर क्लास लेगी। तो हम एसक्यूएल डाटा रीडर क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं और उसको इस एग्जीक्यूटेड क्यूरी का रिजल्ट दे देते हैं। हम कहते हैं CMD क्योंकि हमारी कमांड है और हम इसको कहते हैं एग्जीक्यूट। अब देखें, हमने लास्ट टाइम एग्जीक्यूट नॉन क्यूरी का फंक्शन कॉल किया था क्योंकि हम क्यूरी का कोई रिजल्ट नहीं लेना चाह रहे थे। जब हम क्यूरी को एग्जीक्यूट करवा के रीडर को पॉपुलेट करते हैं तो फिर हमें एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन कॉल करना होता है। कमांड क्लास के पास एग्जीक्यूट रीडर का फंक्शन मौजूद होता है जो कि इसके रिजल्ट्स को एसक्यूएल डाटा रीडर को प्रोवाइड करता है। अब क्या हुआ, यहाँ से ये रिकॉर्ड सेलेक्ट हुए और एग्जीक्यूट रीडर के थ्रू इस रीडर में आ गए, R में आ गए। अब हमने इस रीडर से रिजल्ट्स वापस लेने हैं। आप एज्यूम कर लें कि ये रीडर एक एसोसिएटिव अरे है जिसमें आपके तमाम रिकॉर्ड्स इंडेक्सेस की फॉर्म में पड़े हुए हैं। तो हम इस R, आप एज्यूम कर लें कि ये R एक अरे है, तो हम इससे रिकॉर्ड गेट करने की कोशिश करते हैं। हम यहाँ पर लिखते हैं मैसेज बॉक्स डॉट शो और इसमें लिखते हैं R। आपको याद होगा कि अरे से हम वैल्यू इस तरह से गेट करते होते हैं। तो मैंने कहा कि अरे की 0 इंडेक्स पे जो रिकॉर्ड पड़ा हुआ है उसको गेट कर दो। मैसेज बॉक्स क्योंकि स्ट्रिंग टाइप की इनपुट लेता है तो हम इसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देते हैं टू स्ट्रिंग। ठीक है जी, तो अरे की जो 0 इंडेक्स पे डाटा पड़ा होगा वो हमें शो हो जाएगा। हम इसको एग्जीक्यूट करते हैं और शो पे क्लिक करते हैं। यहाँ पर हमारे पास एरर जनरेट हुआ है, उसने डाटा को रीड नहीं किया। तो यहाँ पर एरर आ रहा है इनवैलिड अटेम्प्ट टू रीड व्हेन नो डाटा इज प्रेजेंट। जी, तो हमने डाटा रीडर को रीड नहीं करवाया और पहले ही उससे रिकॉर्ड रीड करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने डाटा रीडर को से रिकॉर्ड गेट करने के से पहले उसको चेक कर लेना है कि डाटा रीड हो रहा है या नहीं। तो मैं यहाँ पर कंडीशन लगाता हूँ इफ रीडर डॉट रीड।
का एक फंक्शन मौजूद है। ये हमें बूलियन टाइप का आउटपुट देता है और बताता है कि डाटा रीड हो रहा है या नहीं हो रहा। तो हमने कहा कि अगर डाटा रीड हो रहा हो तो यहाँ पर अरे की 0 इंडेक्स से आप डाटा गेट करो और उसको स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो इस तरह से। इसी तरह से हम अरे से डाटा गेट किया करते हैं। तो हम इसको चेक कर लेते हैं कि डाटा गेट हो रहा है या नहीं। 0 इंडेक्स पे क्योंकि आइटम कोड पड़ा था और पहला आइटम कोड 1 था, इस वजह से यहाँ पर 1 शो हो गया। इसी तरह से हम अरे की दूसरे इंडेक्स से डाटा उठा के देख लेते हैं। यहाँ पर हमारे पास डाटा क्या शो हो रहा है, एप्पल। ठीक है जी। तो इस तरह से हम प्रॉपरली डाटा गेट कर रहे हैं। हम यहाँ पर अरे की इंडेक्स की बजाय उस फील्ड का नेम भी लिख सकते हैं जिससे हम डाटा गेट कर रहे हैं, क्योंकि हमने तमाम फील्ड्स गेट की थी। तो यहाँ पर आइटम कोड, आइटम नेम और प्राइस की फील्ड्स मौजूद हैं। लेट्स से हम प्राइस को गेट करना चाहते हैं, तो मैंने यहाँ पर प्राइस लिख दिया। तो अब हमें ये इस आइटम की प्राइस प्रोवाइड कर देगा। ठीक है जी। इस तरह से हम डाटा गेट कर सकते हैं। हमने क्या करना है, सबसे पहले एसक्यूएल कमांड लिखनी है, उसको कनेक्शन प्रोवाइड करना है, क्यूरी प्रोवाइड करनी है, और उसके बाद हमने डाटा रीडर का ऑब्जेक्ट बनाकर उसको एग्जीक्यूट करवाना है। उसके बाद रीडर को रीड करवा के हमने उसमें से डाटा इस तरह से फेच करना है जिस तरह से हम एसोसिएटिव अरे में से डाटा फेच करते हैं। तो इस तरह से आप कोई भी फील्ड्स, किसी भी फील्ड से डाटा फेच कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि ये डाटा फेच करके हम टेक्स्ट बॉक्स को किस तरह से प्रोवाइड कर सकते हैं। हम क्या करते हैं, यहाँ पर इसको टेक्स्ट बॉक्स को असाइन करवा देते हैं। टेक्स्ट बॉक्स 1.text इज इक्वल टू दिस, इसमें आइटम कोड था, और दूसरे टेक्स्ट बॉक्स को हम प्रोवाइड करते हैं आइटम नेम। डेटाबेस से आइटम नेम लेके हम टेक्स्ट बॉक्स 2 को असाइन करवा रहे हैं, और इसी तरह से डेटाबेस से हम प्राइस लेकर टेक्स्ट बॉक्स 3 को प्रोवाइड कर देंगे। हम बेसिकली ये चाह रहे हैं कि जैसे ही हम इस बटन पे क्लिक करें तो डेटाबेस से रिकॉर्ड गेट होके हमारी उन फील्ड्स में आ जाए जो हमने फॉर्म पे लगाई हैं। अपना तमाम काम करने के बाद हमें कनेक्शन को क्लोज करना होता है इस तरह से। हम अब इसको एग्जीक्यूट करते हैं और देखते हैं कि हमारा डाटा शो होता है या नहीं। ये लें, हमारे पास डाटाबेस से रिकॉर्ड फेच करके हमारे फील्ड्स में शो हो गया है। और अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड्स को सिलेक्ट करना चाहते हैं तो डाटा रीडर के थ्रू हम वो भी कर सकते हैं। लेट्स से हमारे पास यहाँ पर कोई लिस्ट या कोई कॉम्बो बॉक्स मौजूद है और हम इस कॉम्बो बॉक्स को पॉपुलेट करवाना चाहते हैं अपने डाटा रीडर से। तो हमने जहाँ पर रीडर डॉट रीड किया था, इफ़ यहाँ पर मैं लूप लगा देता हूँ। सिंपली मैं यहाँ पर वाइल लूप में कहता हूँ कि जब तक रीडर में से डाटा रीड होता रहे तो ये लूप चलता रहे। और इस लूप के अंदर मैं क्या करता हूँ, मैं कॉम्बो बॉक्स में वैल्यूज़ एंटर कर देता हूँ। कॉम्बो बॉक्स डॉट आइटम्स डॉट ऐड। आपको याद होगा कि हमने कॉम्बो बॉक्स देखा था, उसमें आइटम्स किस तरह से ऐड की थी। तो यहाँ पर मैं रीडर से आइटम नेम की फील्ड ऐड करवा देता हूँ कॉम्बो बॉक्स में। अब हम देखते हैं कि क्या डाटा कॉम्बो बॉक्स में ऐड होता है। देखें, इनिशियली कॉम्बो बॉक्स एम्प्टी है। हम जैसे ही शो के बटन पर क्लिक करते हैं तो इसमें तमाम रिकॉर्ड्स जो डाटाबेस में मौजूद थे वो शो हो रहे हैं। तो इस तरह से हम डाटा रीडर के थ्रू कम्युनिकेशन करवा सकते हैं डाटाबेस की। कनेक्शन ऑब्जेक्ट के थ्रू हम डाटाबेस के साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश करते हैं, फिर एसक्यूएल कमांड के थ्रू डाटाबेस से क्वेरी करते हैं, और फिर डाटा रीडर के थ्रू हम फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डाटा प्रोवाइड करते हैं। तो इस तरह से हमने डाटा रीडर को देखा। यहाँ पर हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं डिस्कनेक्टेड और कनेक्टेड डाटा मोड की, कि हम किस तरह से कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस डाटा एक्सेस हासिल कर सकते हैं डाटाबेस के साथ। अब कनेक्शन ओरिएंटेड एक्सेस क्या है, कि हम जब तक डाटाबेस से डाटा फेच या इंसर्ट करते रहेंगे या डाटाबेस से कम्युनिकेट करते रहेंगे, डाटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन बना रहेगा। अब देखें कि हमने यहाँ पर कनेक्शन ओपन करवाया था, और जितनी देर तक हम डाटाबेस के साथ कोई भी कम्युनिकेशन करते रहे हैं, हमारा कनेक्शन ओपन था, हम डायरेक्टली डाटाबेस के साथ कनेक्टेड थे। और जब हमने ये कम्युनिकेशन ख़त्म करनी है तो हमने खुद से इस कनेक्शन को क्लोज करवाना है, देन ये कम्युनिकेशन हमारी एंड होगी। सो
ये कनेक्शन ओरिएंटेड अप्रोच है जिसमें आप हर वक्त डेटाबेस के साथ कनेक्टेड रहते हैं जब भी आपने कम्युनिकेशन करनी है। और दूसरी कनेक्शन लेस अप्रोच होती है जिसमें हम क्या करते हैं कि डेटाबेस से डाटा फेच करके अपने डाटा सेट को पॉपुलेट करवा लेते हैं और कनेक्शन हमारा क्लोज हो जाता है डेटाबेस के साथ। फिर हम फर्दर जो कम्युनिकेशन करते हैं अपनी मेमोरी में मौजूद डाटा सेट के साथ करते हैं। हमने लास्ट लेक्चर में ये भी देखा था कि डाटा सेट आपकी डेटाबेस की मेमोरी रिप्रेजेंटेशन होती है। जैसे डेटाबेस में टेबल्स होते हैं, इसी तरह से डाटा सेट में भी टेबल्स मौजूद होते हैं और वो टेबल्स हमारे मेमोरी में मौजूद होते हैं। जैसा कि ये हमारे पास ये एक टेबल्स का स्ट्रक्चर बना हुआ है। लेट्स से डेटाबेस में हमारे पास 2 टेबल्स हैं, तो जब हम डाटा फेच करेंगे तो इसी तरह से मेमोरी में ये डाटा सेट में रिप्रेजेंट करेंगे आपके 2 टेबल्स। सेम ऐसे ही जैसे डेटाबेस के अंदर टेबल्स पड़े हैं, इसी तरह से डेटाबेस से डाटा फेच करके मेमोरी में पड़े हुए टेबल्स में इंसर्ट कर दिया जाएगा। फिर डेटाबेस के साथ हमारा कनेक्शन खत्म हो जाएगा और फर्दर जो भी हम कम्युनिकेशन करेंगे वो मेमोरी में पड़े हुए डाटा सेट के साथ करेंगे। इसका फ़ायदा हमें ये होगा कि हमें बार बार डेटाबेस के साथ कनेक्शन नहीं बनाना पड़ेगा, या फिर हमें पूरी कम्युनिकेशन के दौरान डेटाबेस के साथ कनेक्शन मेंटेन करके नहीं रखना पड़ेगा। तो हम इस अप्रोच को भी डिस्कस कर लेते हैं कि किस तरह से डाटा सोर्स हमारा डाटा सेट वर्किंग करता है। आपने देखा होगा कि डाटा सेट क्लास प्रोवाइडर से बाहर है। क्या करता है, डाटा अडॉप्टर एसक्यूएल कमांड के थ्रू डाटा प्रोवाइड करता है डाटा सेट को। हमने देखा था कि डाटा अडॉप्टर का काम ये है कि डाटा सेट को बाइंड कर देना डेटाबेस से लिए हुए डाटा के साथ। इसका सिंपल वर्ड्स में मतलब ये कि डेटाबेस से डाटा फेच करके मेमोरी में पड़े हुए डाटा सेट के अंदर रखवा देना या उसको पॉपुलेट कर देना। ठीक है जी। तो अब हम डाटा सेट के थ्रू फ्रंट एंड एप्लीकेशन को डाटा प्रोवाइड करने की कोशिश करेंगे। यहां पर देखें डाटा सेट का डायरेक्ट कनेक्शन है फ्रंट एंड एप्लीकेशन के साथ, जबकि इसका कोई कनेक्शन नहीं होगा डाटाबेस के साथ जब ये पॉपुलेट हो चुका होगा। सो हम देखते हैं कि डाटा सेट को हम किस तरह से पॉपुलेट करवा सकते हैं। हम यहाँ पर एक और बटन लेते हैं डाटा सेट के लिए। हम डाटा सेट के थ्रू काम कर रहे हैं। डाटा सेट, इस पर हम कम्युनिकेशन करवाते हैं। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि डाटा सेट को डाटा अडॉप्टर बाइंड करवाता है, तो इसलिए हमें एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बनाना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पर एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर का एक ऑब्जेक्ट बना लिया और उसको इनिशियलाइज करवा दिया। इसका कंस्ट्रक्टर भी सेम आपके एसक्यूएल कमांड की तरह 2 पैरामीटर्स लेता है। पहला पैरामीटर में एसक्यूएल क्यूरी सेलेक्ट स्टैटिक फ्रॉम आइटम्स, और दूसरे नंबर पे क्या होगा, ये कनेक्शन का ऑब्जेक्ट लेगा जिसके थ्रू इसने कम्युनिकेट करना है। सो ये डाटा अडॉप्टर। अब डाटा अडॉप्टर ने क्या करना है, डाटा सेट को फिल करवाना है। इसके लिए हमारे पास कोई डाटा सेट भी होना चाहिए। हमने अभी क्या किया था, एसक्यूएल क्लाइंट नेम स्पेस जो है वो इंपोर्ट की थी, जिसके अंदर आप अगर देखें तो एसक्यूएल क्लाइंट एक डाटा प्रोवाइडर है और डाटा प्रोवाइडर के अंदर ये 4 क्लासेस होती हैं, डाटा अडॉप्टर, कमांड, कनेक्शन और डाटा रीडर। डाटा सेट क्लास इसके अंदर मौजूद नहीं होती, इस वजह से हमें डाटा सेट की नेम स्पेस अलहदा से इंपोर्ट करनी पड़ेगी। system.data.dataset। सो डाटा सेट क्लास हमें मिलेगी system.data नेम स्पेस में, तो हमने इसको इंपोर्ट करवा लिया। अब हम वापस आ जाते हैं अपने डाटा सेट की तरफ। तो यहाँ पर हमने एसक्यूएल डाटा अडॉप्टर का ऑब्जेक्ट बना लिया था। अब हमें डाटा सेट का ऑब्जेक्ट बनाना है, तो मैंने ये डाटा सेट का ऑब्जेक्ट बना लिया और इसको इनिशियलाइज भी करवा देते हैं, इज इक्वल टू न्यू डाटा सेट। सो अब डाटा अडॉप्टर क्लास का काम ये था कि वो डाटा सेट को बाइंड करवाती थी। सो मैं यहाँ पर लिखता हूँ अडॉप्टर डॉट फिल का एक फंक्शन है जो कि डाटा सेट का ऑब्जेक्ट लेता है पैरामीटर में और इस डाटा सेट को फिल करवा देता है डाटाबेस से डाटा लेके। अब मैंने क्या किया, अडॉप्टर डॉट फिल इस फंक्शन को कॉल किया और उसको प्रोवाइड कर दिया डाटा सेट जो कि हमने यहाँ पे बनाया था। अब होगा क्या, डाटा अडॉप्टर इस क्यूरी के थ्रू डाटाबेस से डाटा फैच करेगा और यहाँ पर इस फिल फंक्शन के थ्रू इस वाले डाटाबेस में वो डाटा बाइंड करवा देगा। तो अब हमारा सारा डाटा इस डाटा सेट में आ गया और अब हमारा काम ये है कि हमने इस डाटा सेट से डाटा लेकर किस तरह से अपने फ्रंट एंड एप्लीकेशन को देना है। आपको याद होगा कि हमने कहा था कि डाटा सेट में एक से ज़्यादा टेबल्स मौजूद होती हैं।
तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले डाटा सेट को बताएंगे कि हम कौन से टेबल से डाटा उठाना चाहते हैं। अभी क्योंकि हमने एक ही टेबल सेलेक्ट की है तो पहली टेबल से ही डाटा उठाएंगे और पहली टेबल का इंडेक्स होता है 0। सो मैं यहां पर टेक्स्ट बॉक्स 1.text को डाटा असाइन करवाता हूं और इसको कहता हूं कि आप डाटा सेट में से टेबल्स में जाओ और उसकी टेबल नंबर 0 में से डाटा उठाओ। ठीक है जी। अब टेबल में क्योंकि रोज और कॉलम्स होते हैं तो हमें डाटा को लोकेट करवाने के लिए बताना पड़ेगा कि कौन सी रो में और कौन से कॉलम में डाटा पड़ा हुआ है। तो आपको याद होगा कि हमारे डाटाबेस में कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर था। तो हम रो नंबर 1 से या 0 से डाटा उठाएंगे और कॉलम नंबर आपके पास 1 होगा अगर आप ये वाला आइटम नेम उठाना चाहते हैं। तो हम इसको कहते हैं डाटा टेबल 0 डॉट रोज, और रोज में हम इसको रो की इंडेक्स प्रोवाइड करते हैं कि कौन सी इंडेक्स रो नंबर 0 से हमने डाटा उठाना है। और उसके बाद क्योंकि ये हमारे पास 2D अरे की शेप बनी हुई है तो हम यहाँ पर इसको कॉलम भी प्रोवाइड करेंगे। तो हमने इसको कहा कॉलम नंबर 1, जिसका मतलब ये है रो नंबर 0 और कॉलम नंबर 1। तो ये वाला डाटा हमें ये प्रोवाइड करेगा। सो मैं यहाँ पर इस डाटा को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देता हूँ और देखते हैं कि क्या ये डाटा हमें इस टेक्स्ट बॉक्स में या फ्रंट एंड एप्लीकेशन में मिलता है या नहीं मिलता। मैंने इसको एग्जीक्यूट किया और डाटा सेट पे क्लिक किया तो यहाँ पर आइटम कोड में हमारा वो फील्ड में जो डाटा पड़ा हुआ था हमें रिट्राइव होके मिल गया। तो क्या पता चला कि हमने डाटा अडाप्टर के थ्रू डाटा सेट को फिल किया और डाटा सेट के थ्रू हमने डाटा गेट कर लिया। अब यहाँ पर इसमें और हमारा जो प्रीवियस डाटा रीडर वाला प्रोसीजर था उसमें और इसमें डिफरेंस क्या है कि यहाँ पर हमारे पास कनेक्शन ओपन होता था और जब तक कम्युनिकेशन होती रहती है कनेक्शन क्लोज नहीं होता, कनेक्शन स्टार्ट रहता है। जबकि डाटा सेट के केस में जैसे ही अडॉप्टर ने डाटा फैच करके डाटा सेट को फिल किया तो डाटाबेस के साथ कनेक्शन खत्म हो गया। अब तमाम का तमाम डाटा हमारे डाटा सेट के अंदर पड़ा हुआ है, जो कि डाटा सेट हमारा मेमोरी के अंदर मौजूद है और डाटा सेट में हमारे पास जितने भी टेबल्स हमने सेलेक्ट किए थे वो डाटा सेट के अंदर आ चुके हैं। और डाटा सेट से डाटा फैच करने का तरीका कुछ इस तरह है कि हम डाटा सेट से इस तरह से डाटा फैच कर सकते हैं। इसी तरह से अगर हम मल्टीपल रिकॉर्ड सेलेक्ट करना चाहते हैं, जिस तरह से हमने अभी कम्बो बॉक्स को फिल करवाया था, तो अगर डाटा सेट के थ्रू हम कम्बो बॉक्स को फिल करवाना चाहते हैं तो हम प्रोसीजर कुछ इस तरह से करेंगे। हम लिखेंगे कम्बो बॉक्स 1 डॉट डाटा सोर्स और उसको डायरेक्टली डाटा सेट का टेबल प्रोवाइड कर देंगे। क्योंकि हमारे पास एक ही टेबल था तो हम इसको टेबल नंबर 0 प्रोवाइड कर देंगे। इसका मतलब यह है कि डाटा सेट में पड़ी हुई जो पहली टेबल है उसको उठा के कम्बो बॉक्स 1 में डाल दो या उसका डाटा कम्बो बॉक्स 1 में डाल दो। अब क्योंकि हमारे पास डाटाबेस में इस टेबल के अंदर 3 फील्ड्स हैं तो हमें स्पेसिफिकली बताना पड़ेगा कि कम्बो बॉक्स में कौन सी फील्ड शो करवाए। तो मैं इसको इस तरह से बताता हूं, कम्बो बॉक्स 1 डॉट डिस्प्ले मेंबर इज इक्वल टू उस फील्ड का नेम लिख देता हूं जो फील्ड मुझे यहां पर शो करवानी है। तो इस फील्ड का नाम हमारे पास आइटम नेम था तो मैंने यहां पर आइटम नेम लिख दिया। तो अब ये कम्बो बॉक्स को आइटम नेम से पॉपुलेट कर देगा। हम इसको चेक करते हैं। पहले कम्बो बॉक्स हमारे पास एम्प्टी है। हम जैसे ही डाटा सेट पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि तमाम डाटा जितने भी रिकॉर्ड्स हमारे पास डाटाबेस में थे ये हमारे कम्बो बॉक्स में लोड हो चुके हैं। ठीक है जी। आज के लेक्चर को अगर हम रिकैप करें तो हमने स्टार्ट किया प्रीवियस लेक्चर का ओवरव्यू। हमने देखा कि हमने कनेक्शन किस तरह से बिल्ड किया था। उसके बाद हमने डाटाबेस के साथ कम्युनिकेशन की थ्रू ADO.NET और डाटाबेस में डाटा इंसर्ट करवाया। आफ्टर दैट हमने देखा कि डाटाबेस से डाटा रीडर को यूज करते हुए किस तरह से हम डाटा फैच कर सकते हैं। और लास्ट में हमने देखा कि डाटा सेट को किस तरह से बाइंड किया जाता है और डाटा सेट के साथ डाटाबेस की कम्युनिकेशन किस तरह से होती है। फर्दर हमने ये भी देखा कि कनेक्शन ओरिएंटेड और कनेक्शन लेस अप्रोच क्या होती है।